Good evening, viewers. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Today, we will discuss regarding the concept of educational psychology, which is the important concept in education, and the students from B.Ed, M.Ed, MA in education, it is a very much familiar concept to them, and it will help to know regarding the concept of educational psychology. So let's start. Before starting my channel, my video, I will request to everyone, kindly do share, subscribe and like my channel. As such, you will avail, and it will be helpful to avail the new videos towards your mobile phone. So let's start. Let's continue my channel. Actually, what is educational psychology? Educational psychology, actually, it is an applied branch of psychology. Now we have to understood clearly the meaning, the concept of psychology, जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान. मनोविज्ञान होता क्या है, आइए हम सभी जानते हैं. चलिए, before we going to define the term psychology, we have to understood clearly what is the basic concept on psychology. Psychology is not a philosophy. Psychology is different concept from philosophy. Psychology these days an independent subject. It should be clear once to all. मनोविज्ञान अर्थात आप मन का विज्ञान कैसे करेंगे, मन को कैसे अपने आप को काबू में रखेंगे, मन को कैसे आप जांच सकेंगे, परख कर सकेंगे, मन के विज्ञान को आप कैसे और किस प्रकार से आप उपयोग में लाएंगे, ये सभी होता है हमारे साइकोलॉजिकल टर्म्स में. लेट अस अटेम्प्ट अ डेफिनेशन टुवर्ड्स साइकोलॉजी. आइए देखते हैं कि साइकोलॉजी के ऊपर क्या क्या डेफिनेशन दिया गया है. जैसे साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल. साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल. सोल क्या होता है, हमारे आत्मा होते हैं. ये जो आत्मा होते हैं, ये आत्मा हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देह में होते हैं, जिसे हम कभी ना कभी नहीं देखते, लेकिन ये होता है. लेकिन अगर ये होता है, तब हम इसके ऊपर विज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकेंगे, आइए जानते हैं. साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल. सो द टर्म साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ सोल. In this sense, the function of psychology was to throw light on the nature of the soul. हमारे देह अर्थात हमारे बॉडी, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में या फिर हमारे वेदों में ये वर्णन किया गया है कि आत्माएं होती हैं, रूह होते हैं, सोल होते हैं. इनका जो कंसेप्ट है, ये बहुत से सारे किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है. साइंस ऑफ सोल, आत्मज्ञान अर्थात आत्मचिंतन. आत्म से हमें हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करना, अंदर की शक्ति को हमें जांचना, अंदर की शक्ति को हमें पहचानना, यही कंसेप्ट होते हैं. तो आइए देखते हैं कि साइंस ऑफ सोल में अर्थात ये जो डेफिनेशन दिया गया है, द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, व्हाट डज इट इंडिकेट और व्हाट डज इट से. इन दिस सेंस द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी वाज टू थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ सोल. लाइट ऑन द नेचर ऑफ सोल. दिस कंसेप्ट कंटिन्यूड till the period of Distract. That is, it is given up on the following reasons. किन रीज़न पर इसे बताया गया है. One cannot feel, one cannot touch और one cannot observe soul. Yes, ये जो
कंसेप्ट है ये ओल्डन डेज से आज तक हमें दिया गया है और हम इसे परसीव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वन कैनॉट फील, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं होते तब हमारे शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया कि देह को आत्मा छोड़ देते हैं, आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी में रहते हैं, आत्मा कभी मरते नहीं, जो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण या फिर अन्य धर्म ग्रंथों में भी आत्मा के विषय में प्रिसाइज रूप से वर्णन किया गया है। इट इज द साइंस ऑफ मनोविज्ञान, ये आत्मचिंतन का एक विज्ञान है। इसे आप फील कर सकते हो, इसे आप परख सकते हो, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आत्मा है, वी कैनॉट फील, हमारे अंदर आत्मा है, हम फील नहीं कर सकते। वी कैनॉट टच, हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते और ऑब्जर्व, और हम देख भी नहीं सकते। जब आपके सामने किसी का डेथ हो जाता है तब क्या आप देखते हैं क्या उससे उसके देह से आत्मा चली जा रही है? नहीं। लेकिन फिर भी हम इसे मनोविज्ञान या फिर मनोशास्त्र के अध्ययन के अनुसार ये कहते हैं कि आत्मा होते हैं। नंबर 2, द लोकेशन, फंक्शन एंड नेचर ऑफ द सोल इज नॉट नोन। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि आत्मा का लोकेशन कहाँ पर है, आत्मा का फंक्शन क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, कोई नहीं जानते। नंबर 3, इफ सोल हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विथ गॉड एंड नेचर, then it renders psychology to be a speculative science। आइए मैं इसके बारे में थोड़ा प्रिसाइजली आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ऐसा सेंटेंस ज़रूर सुना होगा कि मेरे आत्मा मर चुकी है, अर्थात उसका जो अंतर का जितना भी क्रिया प्रतिक्रिया थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं। वो अब किसी को कोई कुछ करने का, कुछ काम करने के लिए वो अब कतई प्रस्तुत नहीं है। यहाँ बोला गया, इफ सोल हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विथ गॉड एंड नेचर देन इट रेंडर्स साइकोलॉजी टू बी ए स्पेकुलेटिव साइंस। हम जब कोई यौगिक क्रिया करते हैं या फिर आप देख सकते हैं योग शास्त्र में ऐसा कहा आत्म शांति, आत्मचिंतन, इसका अर्थ ये साइकोलॉजी उसको कवर करते हैं। क्योंकि आत्मा तो हम देखते नहीं, आत्मा ना हमसे बात कर सकते, ना हम आत्मा से कुछ कह सकते, ना आत्मा से हम कुछ ले सकते, ना दे सकते, ना देख सकते। लेकिन ये साइकोलॉजी ही है जो आत्मा को हमसे रूबरू कराने में समर्थ होते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि मेरे शब्दों में, यदि मेरे वाक्य में कोई भी आपको त्रुटिपूर्ण कुछ लगे तो काइंडली कमेंट पर आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो आपसे ज्ञान ले रहा हूँ ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि साइकोलॉजी को सीधे हमें सोल, आत्म केंद्रिक का साइंस का दर्जा इसीलिए दिया गया क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं नेचर से, प्रकृति से एंड गॉड से। हाँ, तो आइए नेक्स्ट जो डेफिनेशन होता है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। यस, साइकोलॉजी होते हैं साइंस का साइकोलॉजी ये माइंड, मनोचिंतन का विज्ञान होता है। इट इज़ द डिराइवेटिव डेफिनेशन। साइकोलॉजी मीन्स साइकी प्लस लोगोस। साइकोलॉजी का अर्थ होता है साइकी प्लस लोगोस, PSYCHE प्लस LOGOS, लोगोस। साइकी का मतलब माइंड, लोगोस का मतलब साइंस, और टॉक ऑफ, और यू कैन से दैट माइंड ऑफ साइंस, माइंड ऑफ साइंस और साइंस ऑफ माइंड। हाँ, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा रहेगा, साइंस ऑफ माइंड और टॉक ऑफ। The origin is Greek. Again, it is originated from the Greek version. तो देखिए, मैंने आप लोगों को
साइकोलॉजी के बारे में बताया, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, एंड नंबर 2 साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। देखिए, ये जो माइंड के विषय में बोला गया, क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि ये मनोचिंतन का एक हिस्सा होते हैं। मनोविज्ञान, मनोचिंतन के लिए ये एक कारीगर तरीका माना गया। देखिए क्यों ऐसा बोला। द मेंटल प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग ऑन एवरी इंडिविजुअल, हमारे जैसे और हम जो व्यक्ति होते हैं, हम जो प्राणी होते हैं, हम जो मानव जाति होते हैं, ये जितना भी हमारे प्रोसेसेस है, ये 3 प्रोसेसेस में डिवाइडेड होते हैं। मानव जाति के या फिर मानव शरीर के जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो 3 तरह प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 इफेक्टिव एंड नंबर 3 कोनेटिव। दैट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव बोधगम्य, बोध शक्ति के बारे में बताया गया, बोध शक्ति। कॉग्निटिव द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेटिंग, रीजनिंग और जजिंग। अगेन आई रिपीट, कॉग्निटिव द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग चिंता करना, किसी के बारे में सोचना, इमेजिन कल्पना करना। अच्छा, आप कभी बता सकते हैं कि थिंकिंग और इमेजिन में क्या फ़र्क पड़ता है? थिंकिंग, आपको बताया गया कि उस आदमी का हुलिया कैसा था, आप थिंकिंग करोगे, लेकिन आपको जब इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लो कि आप उस आदमी के साथ थे, तब आप वो जो आदमी के साथ आपको नहीं था, आप नहीं थे, आप कल्पना करके, कल्पना शक्ति के माध्यम से आप उसको अपने साथ पाएंगे। इमेजिन करना अर्थात जो जागतिक नहीं होते हैं उसके बारे में भी सोचना। रीजनिंग, रीजनिंग आप ताल्लुकात रखते होंगे। रीजनिंग करना मतलब ये जो टर्म्स है उस टर्म्स को उसके साथ रिलेट करना। रीजनिंग एंड जजिंग, जजिंग जज करेंगे, विचार शक्ति से आप जज करेंगे। थिंकिंग फर्स्ट स्टेप, आफ्टर थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग, जजिंग। थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग, जजिंग, ये सब क्या होते हैं? कॉग्निटिव मोटर होते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। नंबर 2 इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव एक्चुअली अफेक्टिव, AFFECTIV, अफेक्टिव द प्रोसेस ऑफ फीलिंग। मानव शरीर में फीलिंग का एक अलग ही स्थान होते हैं। पहले बोधगम्यता, आप जब कभी बाइक पर सवार होंगे तब आप दूर देखेंगे, सामने गड्ढा या खाई या कुछ भी, आप रास्ते में आप मान लीजिए कि गड्ढा है, आप बाइक को स्लोली करेंगे, आपके विचार शक्ति आपको बोल देंगे कि वहाँ पर गड्ढा है। अगर आप उस गड्ढे में जाएंगे आप गिर सकते हो या फिर आपको चोट आ सकती है, आपको वहीं से कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, ये आप लोगों को बता देंगे। लेकिन अगर आप ये जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसको अगर पार नहीं करेंगे, आप इफेक्टिव में जब जाएंगे तब आपको नुकसान या फिर हानि का सामना करना भी पड़ सकता है। दैट इज़ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फीलिंग, फील करेंगे। यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको बता देंगे कि अभी ठंडे का मौसम, जाड़े का मौसम आया है, आप पंखा यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप पंखा यूज़ करेंगे तब आपको शायद ठंड भी लग सकता है। दैट इज़ आपको आपकी विचार शक्ति ने बोल दिया, अभी आप वो विचार शक्ति को अपने ऊपर प्रयोग करेंगे। दैट इज़ इफेक्टिव द फीलिंग और द प्रोसेस the process of feeling, the process of feeling, that is your emotions. Emotions, आपके दिमाग आपको बोल देंगे कि आप उसके साथ दोस्ती मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? अगर आप उसके साथ दोस्ती करेंगे तो शायद आपको आपके
फ्यूचर में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। आप उससे दोस्ती करेंगे तो आपको वो किसी भी समय वो आपको कुछ छोटा या बड़ा अपमान करके आपको दिल दुखा सकता है। आपका विचार शक्ति ही आपके लिए सर्वोपरि है। उसके बाद आपके इफेक्टिव साइड आपको फीलिंग करने का एक प्रोसेस आपको देंगे, एक फीलिंग करने के लिए आपको बाध्य करेंगे। एंड लास्ट जो स्टेप होते हैं वो होते हैं कोनेटिव, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग। ये दो स्टेप अगर आप पार करेंगे, दैट इज़ कॉग्निटिव, बोधगम्यता का स्तर। नंबर 2 होते हैं आपका इफेक्टिव, द प्रोसेस ऑफ फीलिंग। एंड लास्ट द प्रोसेस ऑफ डूइंग, दैट इज़ कोनेटिव। मैं अगेन आपको रिपीट करके बताता हूँ कि आपने कभी मोमो नहीं खाया। मान लीजिए कि आपने कभी मोमो नहीं खाया। सभी बोलते हैं कि मोमो तीखा हो सकता है या फिर मोमो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई बोल रहा है कि खाकर दे। अभी आपके दिमाग आपको ये स्टेप करने पर मजबूर करेंगे कि मैं खाऊं या ना खाऊं। मान लीजिए कि आप उसको टच कर रहे हो। टच पहले बार आपने टच किया, अरे ये तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो सकता है। अब आपने क्या किया, अब आपको उसके ऊपर एक थोड़ा ग्रीडनेस आया, थोड़ा लोभ आया कि यार चलो खा के ही देखता हूँ। अब जब आप उसको मुंह में दे रहे हो, यही होता है द प्रोसेस ऑफ डूइंग। कोई कहता है कि बाइक पर मत चल, बाइक मत सीख, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन आपके विचार शक्ति बोलेगी कि यार सभी तो चलाते तो मैं भी चला के देखता हूँ। ये जो विचार शक्ति वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद इफेक्टिव, आप जब बाइक पर बैठते हो तब आप जब चलाना शुरू करते हो धीरे, अरे ये तो चलाना बहुत इजी होता है, या ओह यहाँ से 1, यहाँ से 2, हाँ सामने गड्ढा है, मुझे कोई हानि भी हो सकता है या फिर मैं गिर भी सकता हूँ। तब जब आप चला लोगे तब आप उसको द प्रोसेस ऑफ डूइंग एक्टिविटी, पहले कॉग्निटिव जब आप इसे लेकर सोचते हो, उसके बाद इफेक्टिव ये बैठकर आप इसका मज़ा ले रहे हो, फीलिंग कर रहे हो, और उसके बाद आप द प्रोसेस जब स्टार्ट करते हो वो होते हैं कोनेटिव स्टेप। तो देखिए ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंतर्गत होते हैं। साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी हमें किसी के ऊपर उकसाते हैं। यही साइकोलॉजी जो होते हैं, यही साइकोलॉजी के बदौलत हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से शत्रुता करते हैं, हमें कोई चीज़ें पसंद या फिर नापसंद होते हैं। यही जो साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी हमें नेचर के प्रति अनुरक्त करते हैं, किसी के ऊपर विरक्त भी करते हैं, किसी चीज़ को हमसे आकृष्ट करते हैं, किसी चीज़ को हमसे दूर भगाते हैं, किसी चीज़ को हमारे पास बुलाते हैं, किसी चीज़ को हमसे दूर लेके जाते हैं। सो ऑल दीज आर known as psychology. That is the mental process. You can say the mental process. If there is no psychology, you cannot do anything. If there is no internal journey in your body, then you cannot do anything. That is, you can say that every step of life, if in every pace of your life, it is the mental process. Whatever you are doing, like you can say, I am speaking. अभी मैं आपसे बात करूँ, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। सभी मेंटल, दुनिया में जितना भी कुछ होता है सभी मेंटल प्रोसेस है। कोई कहते हैं ना कि यार एक दिन में तो कोई पायलट नहीं बन जाता, एक दिन में कोई स्विमर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई सिंगर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई IAS, IP, UPSC, APSC ऐसा क्रैक नहीं करता। ये सारी मेंटल प्रोसेस होते हैं, मेंटल ही होते हैं सर्वोपरि। आप लोगों को ये साइकोलॉजी टर्म्स याद रखना है। अभी चलिए मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एज द concept is under education, I will cite some definitions, I will cite some examples also. If there is any mistakes, any kind of mistakes or anything appears, kindly comment on my channel. Okay, let's start. What is educational psychology? Educational psychology is the study of experiences and behaviors of learners in relation to the educational environment.
बहुत ही एक सुंदर सी बातें बताया गया। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी होते हैं एक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स ऑफ द लर्नर्स इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरनमेंट। शैक्षिक परिवेश के ऊपर एक लर्नर, एक स्टूडेंट, या फिर आप बता सकते हो एक जो ट्रेनी होते हैं, उसका परिवेश, मतलब एजुकेशनल परिवेश कैसा होगा उसके ऊपर उसका जो रवैया देते हैं वही होते हैं एजुकेशनल एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक हो, आपके क्लास में आप ये कतई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सारे स्टूडेंट अव्वल नंबर 1 हो, सारे स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न, डिस्टिंक्शन, रैंक होल्डर हो। ऐसा आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज वेल एज सारे स्टूडेंट फेल कर जाए, ये भी आपसे नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तब आपका सारे सिस्टम, सारे आउटपुट प्रोसेस विल एग्जॉस्टेड, ये आपको मानना होगा। लेकिन एक आप जब पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने के ऊपर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या रवैया होता है, यही मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स के माइंड, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जानने में। अब देखिए, आप ऐसा प्रोसेस भी हो सकते हैं कि आप लोगों को बहुत से सारे एनवायरनमेंट पे आप लोगों को जाना पड़ सकता है। एक ऐसा आपके सामने एक चैलेंज आ सकते हैं कि टीचर एंड स्टूडेंट्स के ऊपर का रिलेशनशिप आपको कैसे डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप ले सकते हो। जैसे इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ लर्नर्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर but also with non-learned types of behavior such as behavior resulting from natural maturational process. Again I repeat, it is not only concerned with learned form of behaviors but also with non-learned types of behaviors such as behaviors resulting from natural maturational processes. मान लीजिए कि आपने किसी क्लास में जाकर आपने एक किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने दिया गया, जैसे जियोग्राफी। आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स को जाकर आज जियोग्राफी पढ़ाएंगे कक्षा 7वीं कक्षा के लिए, तो वहाँ पर आप ऐसा मन नहीं बना सकते कि सारी स्टूडेंट्स को पता होगा कि असम का मानचित्र कहाँ है, कैसा है, मतलब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में कहाँ वो सिचुएटेड होता है, असम के कहाँ पहाड़ है, पहाड़ को थोड़ा ऐसा आप दिखा दो। आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि वो जो स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट के सामने एक मैप खड़ा कर दूं, कहाँ वो दिखा सकता है कि कहाँ पर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, मजुली रिवर आइलैंड कहाँ पर है, ये तुम टिक मार्क करके बता दो, पहाड़ कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है। ये जो चीज़ें जो बता सकते हैं, ये सिर्फ वो लर्न करके आया ऐसा नहीं, वो उस मैप को देखकर उसे ये समझ रहा है, अरे ये रिवर इंडिकेट कर रहा है, ये ब्लू वाली जो पोर्शन है, ये नीचे का जो ब्लू वाली पोर्शन है वो रिवर इंडिकेट कर रहा है, अरे हाँ यह तो ग्रीन है, ये पहाड़ इंडिकेट कर रहा है। ये होते हैं मैच्योरेशनल प्रोसेसेस जो एक स्टूडेंट को आना चाहिए। आपको ये सिर्फ लर्नड प्रोसेस, दैट इज़ द लर्न फॉर्म ऑफ बिहेवियर, वो सारे सर मुझे पता है ये कार्बी आंगलोंग यहाँ पर है, असम का सबसे बड़ा ज़िले ऐसा है, वो तो लर्न हो चुका है, दैट इज़ वो लर्न प्रोसेसेस का बिहेवियर बहुत बता रहा है। लेकिन आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि कोई स्टूडेंट आपको बता रहा है, दैट इज़ वो मैच्योरेशनल प्रोसेस के थ्रू ये बोल रहा है आपको। तो देखिए
मैं एक डेफिनेशन जो हमारे एडुकेशनिस्ट है स्किनर जी है, उन्होंने क्या दिया, आइए हम पढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे माइंड पर ये सेटअप करना होगा, जब मैं क्लास पर जाऊँगा, क्लास में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ सकता है, कोई मुझे ये क्वेश्चन भी कर सकता है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ सकता है, मैं इसके लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ, वो लोग सीखे। ये तो नेचुरल प्रोसेस कि मैं कुछ दे रहा हूँ, वो मुझसे दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टेक्निक्स है, मैं कैसा कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ये भी एजुकेशनल का एक साइकोलॉजी का एक हिस्सा हो सकता है। दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक हिस्सा हो सकता है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट ऑल द characteristics, all the principles, all the regulations, rules which is or whichever is introduced in the education process, it is nothing more than that. तो देखिए, अभी क्राउ एंड क्रो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स the learning experience of an individual from birth through old age। बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन दिया। Look at this definition which is given by Crow and Crow, that is educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth through old age। मुझे अभी भी एक चीज़ें याद है, 2018 साल का क्लास 5 में मैंने हमारे जो असम के मानचित्र हैं वो मैंने लाकर खड़ा कर दिया। परिवेश विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट था, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि हमारे स्टेट का नाम क्या है। तो बहुत से बोला आसाम। अभी आप एक एक करके मेरे पास आओ और बताओ कि असम में कितना ज़िले हैं। अरे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, वो बहुत ही आसानी से वो दिखा रहा है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट वो बता नहीं पा रहा है। दैट इज़ उन लोगों ने वो ऑब्जर्व नहीं किया, फिर उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। लेकिन मुझे अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करते हुए ये पूरा चीज़ें उन लोगों के सामने जब मैंने रखा तो बहुत आसान हो गया कि वो लोग अपने ज़िले, अपने स्टेट, अपने देश या फिर अपने स्टेट में प्रवाहित होने वाले नदियों का नाम बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के पास कंसेप्ट आ गया। उसके बाद मैंने देखिए, ये क्रो एंड क्रोजी कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस either from birth or through the or during the passage of time they have learned। अब आप ये भी नहीं मान सकते कि सारे बच्चे जो हैं वो बाई बर्थ ही सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ विषय में पारदर्शी होते, ये आप एक्सेप्ट करते ही नहीं कर सकते। लेकिन थ्रू द ओल्ड एज, थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, whenever they learn anything, that means that इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। और आपको वो एक्सपीरियंस गैदर करना है द स्टूडेंट्स का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको डिस्क्राइब करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं आपका स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस। वो जो सीख कर आते हैं, उन्होंने जो सीखा अपने पास्ट लाइफ से या फिर अभी, वो जब आपके सामने व्याख्या करते हैं, वही होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होते हैं उसका थोड़ा नेचर मैं आप लोगों के सामने छोटा करके प्रस्तुत करता हूँ। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। अब मैंने अभी आप लोगों के सामने साइंस का जिक्र किया, सोल का मतलब साइकोलॉजी का जिक्र किया। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो होते हैं अप्लाइड साइंस, applies science because it is the application of psychological principles to the field of education। भैया
एक शिक्षक होना इतना आसान चीज़ नहीं है। अभी सभी बोलते हैं यार ये क्या, ये तो एक टीचर है, लेकिन एक शिक्षक होना कितना बड़ा एक सम्मान तो है ही, इट इज़ नॉट ए डाउट, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन उसके साथ बहुत सी सारी चीज़ें या फिर तकनीकों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपको ये सारी चीज़ों को ओवरकम करके अपने स्टूडेंट को एक नई दिशा देना होगा। सबसे चैलेंजिंग मोमेंट होते हैं प्राइमरी सेक्शन, अपर प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आप अगर उसको कोई गलत शिक्षा दे दे तो वो सारी जीवन उसका नाश हो सकता है। आपके एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट उसका पूरा ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। आप अपना जो साइकोलॉजी होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स बहुत ज़िद्दी है, वो क्लास करने में असमर्थ है, तब आपको ऐसा मोटिवेशन, ऐसा स्पीच, ऐसा तकनीक आपको उसके सामने रखना पड़ेगा। एज सच ही और शी विल इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द एजुकेशन। आपको यही एक एप्लीकेशन है थ्रू साइंस। आप अपना माइंड कैसे डाइवर्ट करते हुए स्टूडेंट को और डेप्राइव स्टूडेंट्स आपको उसको ब्रिंग करना होगा अपने एजुकेशन। नंबर 2, ए पॉजिटिव साइंस। यस, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस बिकॉज it just explains the educational facts as they are and does not pass the judgments over them। ये सारी एजुकेशनल फैक्ट्स, ये सारे एजुकेशनल फैक्ट्स जो फैक्ट्स होते हैं, वास्तव होते हैं, वास्तव जो घटना होते हैं, वो सारी घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्तुत करके आपको पता होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि असम भारत के किस क्षेत्र में है, वो स्टूडेंट बोलेंगे अरे ये सर ये तो उत्तर पूर्वी दिशा में होते हैं। ये एक फैक्ट है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव साइंस है जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता और स्टूडेंट के माइंड में भी आसान सी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज़ ए पॉजिटिव साइंस। नंबर 3, ए सोशल साइंस। क्यों? थ्रू एजुकेशनल साइकोलॉजी studies the individual from the educational point of view. Its results are applicable to all individuals or at least to a group of individuals. Thus, science has social implications too. Through educational psychology, students through educational psychology studies द इंडिविजुअल फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो कुछ सीखते हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समाज में कैसे रहना है, कैसे शिष्टाचार बजाय रखना है, अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आ सकते हैं। ये जो चोरी करना है ये महापाप होते हैं, ये जो चोरी करना ये बहुत ही बुरी बात है। ये जब हम सिखाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में उन लोगों के स्टूडेंट्स को रहने के काबिल बनाते हैं और ये एकमात्र संभव होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा। क्योंकि रास्ते और घाट में कोई मुफ्त में तो आपको ज्ञान नहीं बांटेगा। ज्ञान का मंदिर आपको एकमात्र दिखाई पड़ेगा स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर। सो यहाँ से हम जब शिक्षित होकर निकलते हैं तब हम सोसाइटी में अच्छी और व्यवहारपूर्ण जीवन बिताने का स्वप्न देखते हैं और फिर हम काबिल है कि हम ये सोसाइटी में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होते हैं ये एक प्रकार के सोशल साइंस भी होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में कैसे अदब से रहना है ये हमें इस साइकोलॉजी के तहत हमें सिखाया जाता है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, इन एजुकेशनल साइंस इट्स ऑब्वियस बाय इट्स implication educational psychology deals with educational facts and problems। कैसे हम शिक्षित होते हैं, मतलब कैसे हमें शिक्षा पूर्ण जीवन बिताना चाहिए,
कैसे हम शिक्षा पूर्ण सभी के साथ रहते हैं, कैसे हम किसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें कौन सिखाते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाते हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल साइंस आते हैं। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज़ ऑल्सो ए प्रैक्टिकल साइंस। कैसे? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नॉट मेयरली स्पेकुलेटिव इन नेचर with no relevance to the world of reality. It is rather utilization of practical in nature. In fact, effective teaching is impossible without the knowledge of educational psychology. That is, educational psychology जो होते हैं वो उसके कोई रिलेवेंस होते हैं, उसके कुछ वास्तविकता होते हैं जिन्हें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे दे सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे ऐड कर सकते हैं। और शिक्षा आपको ये ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनेटिव कोई काल्पनिक चीज़ों के ऊपर हम आपको दे देते हैं कोई ज्ञान नहीं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको बताते हैं कि जिसके कोई रिलेवेंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम एजुकेशन पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें होते हैं वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर होते हैं, इनके प्रिंसिपल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को तहे दिल से ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वो आप लोग बीएड से हो या फिर हायर सेकेंडरी से हो या फिर आप एमए इन एजुकेशन कर रहे हो या फिर डीएलएड का जो कैंडिडेट्स हो, वो सारी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी ये जो चैनल है वो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को मैं एजुकेशन के ऊपर भी कोई नया वीडियोस आप लोग को अपलोड करता रहूँगा। और आप लोग के जो भी क्वेरीज से काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे देना। और मेरे ये जो वीडियो है ये थोड़ा बहुत एनलार्ज हो गया, माइंड मत कीजिएगा और इसको आप अच्छी तरीके से अपना जीवन में यूटिलाइज कीजिएगा, मेरे आप सबसे यही। तो चलते हैं और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि काइंडली रेगुलरली मेरे वीडियोस को आप देखिएगा और कोई अगर दिक्कत का सामना हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्ते।